20वीं गाथा का वर्णन हो चुका था। अब 21वीं गाथा में काल के स्वरूप का वर्णन किया जाना है। अथ निश्चय व्यवहार काल स्वरूपम कथयति। अब निश्चय और व्यवहार काल के स्वरूप का कथन करते हैं। दब्ब परिवट्टरूपो जोसो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टड़ लखो यपर मठ्ठो। दब्ब परिवट्ट रूपो, द्रव्य के परिवर्तन रूप जो होता है सो कालो, वह काल कहलाता है। हवेई व्यवहारो, यह व्यवहार से काल कहा जाता है। जिसके कारण से द्रव्य में परिवर्तन होता है वह व्यवहार काल का लक्षण होता है। परिणामादि लखो, और अनेक तरह के परिणमन आदि लक्षण वाला जो होता है वह वट्टण लखो या परमट्ठो, वर्तना लक्षण वाला परमार्थ काल कहलाता है। स्वाध्याय कभी निर्विघ्न हो पाए, बड़ा कठिन काम। वट्टण लखो या परमट्ठो, वर्तना लक्षण वाला परमार्थ काल कहलाता है। परमार्थ का मतलब निश्चय काल जो है वह वर्तना लक्षण वाला है, और जिससे हमें द्रव्यों के परिणमन आदि दिखाई पड़ते हैं या समझ आते हैं, ऐसे द्रव्यों में परिवर्तन कराने वाला यह व्यवहार काल होता है। यह एक स्थूल व्याख्या इस तरह से समझ करके टीका के माध्यम से इसको सूक्ष्मता से समझा जाता है। दब्ब परिवर्त रूपो, द्रव्य परिवर्त रूपो यह सकालो भवति, व्यवहार रूप, यानी जो द्रव्य में परिवर्तन रूप होता है वह व्यवहार से काल कहा जाता है ना। व्यवहार और निश्चय का मतलब यह है कि व्यवहार जो होता है वह हमारी पकड़ में आता है। द्रव्य का परिवर्तन जो होता है वो हमारी पकड़ में आता है। किसी भी द्रव्य में जो हम चेंज देखते हैं वह एक समय के बाद में उसमें निश्चित रूप से एक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वह परिवर्तन जिस समय के द्वारा हुआ वह समय भी हमारी गणना करने में आता है, इसलिए वह व्यवहार काल कहलाता है। जब आप देख लेते हैं 2 वर्ष में ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, तो बच्चा भी बड़ा हो रहा है और वह 2 वर्ष में हो रहा है, ये भी आपने गिन लिया, और बच्चे की हाइट भी आपने देख ली इतनी बढ़ गई। तो दोनों चीजें बढ़ी। बच्चा बड़ा, ये द्रव्य का परिवर्तन कहलाया। और वह आप गिनते रहे पक्ष मास करके 2 वर्ष हो गए, तो 2 वर्ष में बच्चा इतना बड़ा हो गया। तो ये 2 वर्ष का जो काल आपने गिना ये कहलाया व्यवहार काल, है ना। इसको इस तरह से ध्यान में रख करके पढ़ना है। तो ये व्यवहार काल हुआ 2 वर्ष का, और जो द्रव्य में परिवर्तन दिखाई दिया वो आपको भी देखने में आ रहा है कि बच्चा 2 वर्ष में कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो द्रव्य के परिवर्तन रूप यह व्यवहार काल होता है, इसका मतलब यह है। फिर कहते हैं वह कैसा होता है, सच कथम भूत परिणाम आदि लखो, परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेन लक्ष्यते
इति परिणाम आदि लक्ष्य। अब हमें व्यवहार काल जो दिखाई देता है उसके लिए लक्ष्य क्या है? तो परिणाम आदि ये जो क्रियाएं हैं ये उसके लिए लक्ष्य हैं, है ना। एक लक्ष्य होता है, एक लक्षण होता है। तो लक्ष्य को देख करके भी हम लक्षण समझ लेते हैं। लक्ष्य क्या हो गया? जैसे बच्चा 2 साल में घुटने के बल से खड़ा हो गया, तो जो है यह उसका लक्ष्य हो गया, ये देख लिया हमने। तो लक्ष्य देख करके भी लक्षण समझ में आ जाता है ना, कि हाँ इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें क्रिया हुई। तो ये परिणाम देख करके, क्रियाओं को देख करके, छोटा बड़ा देख करके हम उस काल के लक्षण की ओर चले जाते हैं। लक्ष्य तो हुआ ये परिणाम आदि क्रियाएं, और लक्षण क्या हो गया कि काल के बताने वाला लक्षण हो गया। हाँ, ये काल था, समय था, समय के कारण से यह 2 साल में इतना बड़ा हो गया, तो समय उसका एक लक्षण हो गया। हाँ? तो परिणमन आदि करने वाली क्रियाएं या छोटा बड़ा इस रूप जिस तरह से परिणमन देखने में आता है, यह जिसके द्वारा देखा जाता है वह लक्षण होता है, और जो परिणमन जिस चीज में होता है वो उसका लक्ष्य होता है। अब ये हो गया व्यवहार काल की बात। अब निश्चय काल क्या होता है? तो इदानीम निश्चय काल है कथ्यते। अब निश्चय काल कहते हैं वट्टण लक्षो या परमर्थो, है ना। ये वट्टण लक्षण वाला परमार्थ होता है। वट्टण, बटे बटे नहीं, वट्टण। वर्तना लक्षणश्च परमार्थ काल है इति तद यथा। अब उसको समझाते हैं। जीव पुद्गलियो परिवर्तो नवजीर्ण पर्याय तस्य या समय घटिकादि रूपा स्थिति स्वरूपम यस्य स भवति द्रव्य पर्याय रूपो व्यवहार कालः, है ना। अब यहां पर पहले तो ये बताते हैं कि देखो व्यवहार काल क्या होता है, कि जीव और पुद्गलों में जो परिवर्तन होता है ना। अब आपको और किसी में 6 द्रव्यों में और तो कोई परिवर्तन देखने में आएगा नहीं। किस में देखने में आएगा? जीव में और पुद्गल में, है ना। तो जीव में भी क्या देखने में आएगा? पुद्गल के ही आश्रित जो शरीर है उसी से जीव में देखने में आएगा, नहीं तो जीव में भी क्या देखने में आएगा। तो जीव और पुद्गल में जो परिवर्तन है वो क्या होता है? हमेशा नव जीर्ण पर्याय, कुछ नया और कुछ पुराना। नई पर्याय उत्पन्न होंगी, पुरानी पर्याय चली जाएंगी। जो पुरानी चली गई उसको जीर्ण कह देते हैं, जो नई आ गई उसको नव कह देते हैं। तो नई पर्याय होती हैं, पुरानी पर्याय होती हैं, समझ रहे हैं। जीव और पुद्गल में यही पर्याय हमें देखने में मिलती हैं। कोई भी आप मकान बनाते हैं, उसका लेंटर डाल देते हैं, तो वो भी जो है जब 20, 25, 50 साल हो जाते हैं तो भाई पुराना हो गया, अब ये भी जीर्ण हो गया, ये भी अब टपकने लगे इसके खप्पर। तो वह फिर आप उसी को जब बनता है तब वो नया होता है, और जब 20-25 साल बीत जाते हैं तो वही पुराना हो जाता है ना। तो वही जीर्ण हो जाता है। तो जीर्ण पर्याय भी आपको देखने को मिलती है और नई पर्याय भी देखने को मिलेगी। फिर आप उसको पूरा उतारेंगे, पूरा तोड़ेंगे, जीर्ण को बिल्कुल जीर्ण कर देंगे, फिर नया बनाएंगे। वो नया भी कुछ टाइम तक चलेगा, वो भी आखिर कुछ टाइम बाद जीर्ण हो जाएगा। तो ये तो हो गया पुद्गल में, है ना। अब जीव में क्या होगा? तो जीव में भी इसी तरीके से जो भी उसको अपने शरीर आदि की पर्याय प्राप्त हुई है, तो वह शरीर में भी उसके जीर्णपना भी आता ही है ना।
नयापन भी आएगा और जीर्णपन भी आएगा। तो अब उसको बदल तो सकते नहीं, वो तो एक बार में पूरा का पूरा बराबर होगा, फिर दूसरे जन्म में नया बनेगा। तो वो भी जीव की पर्याय शरीर के साथ जुड़ी होने के कारण से फिर हम जीव को ही कह देते हैं भैया ये तो पुराना हो गया, ये तो 90 साल का हो गया, तो पुराना हो गया, मतलब जीव ही पुराना हो गया वो, है ना। अरे जीव भी तो पुरानी कहलाएगा, 90 साल का हो गया तो हाँ बूढ़े पुराने लोग हैं कह ही जाते हैं ना। अब वही 90 साल वाला जीव मरण करके फिर उसी घर में जन्म ले ले तो वही नया हो गया। समझ में आ रहा है, वो ऐसा होता ही रहता है। तो वही जीव जब फिर से जन्म ले लेगा, नया शरीर हो जाएगा, तो 9 महीने भले ही गर्भ में रहेगा लेकिन जन्मदिन उसका बिल्कुल नया, आज पहले दिन का है महाराज। एक दिन का नवजात शिशु है, एक दिन का बच्चा है, जबकि वो 9 महीने गर्भ में रह करके आ रहा है। तो वह पुरानापन भी उसके लिए छूट जाता है और हम उसको नए रूप में ही देखते हैं। तो इस तरह से जीव देखा जाए तो वास्तव में नया पुराना नहीं होता, लेकिन जीव की शरीर के साथ जो परिणति जुड़ी है उसके कारण से जीव को भी नया पुराना कहा जाता है। नया बालक है तो नया जीव हो गया, और वही दादा थे 90 साल के तो पुराना जीव हो गया। तो ऐसे जीव भी बदलता रहता है, नया पुराना होता रहता है। ठीक है, तो इसी को यहां समझाया जा रहा है कि यह जो है परिवर्तन आपने देखा, यह समय घटिकादि रूपा स्थिति है ना। यह स्थिति जो दिखाई देती है, ये कैसे दिखाई देती है? ये समय से जानी जाती है। घटिका माने होता है घड़ी, है ना। घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, आज की भाषा में 24 मिनट की एक घड़ी कहलाती है ना। पहले के जमाने में ये घटिका होती थी, घड़े में पानी भर दिया जाता था और उसमें एक इस तरीके का है ना एक छेद रहता था कि वह पानी जितने टाइम में पूरा का पूरा निकल जाएगा वो उसके लिए एक घड़ी हो जाएगी। उस घड़ी को 24 मिनट में नापा जाता था। समझ में आ रहा है? अब वो जमाने लग गए, न घड़ा बचा न घड़े में पानी बचा लेकिन घटिका शब्द बचा है। जो 24 मिनट में पहले खाली होता था वही 24 मिनट में आज भी उस घड़ी के माध्यम से जाना जाता है। तो यह जो हम मिनट घंटों आदि के माध्यम से किसी भी चीज में परिवर्तन देखते हैं, यही व्यवहार काल कहलाता है ना। तथा च उक्तम संस्कृत प्रावृतेन स्थिति काल संज्ञा, जो स्थिति है वो काल संज्ञा वाली होती है, ऐसी संस्कृत के एक प्रावृत में शास्त्र में लिखा हुआ है। स्थिति का मतलब क्या है? काल की संज्ञा बताने वाली स्थिति कहलाती है। यानी जितने काल का हमें वर्णन करना है या जितने काल में कोई भी परिवर्तन होना है वही उसकी स्थिति कहलाती है। जितने काल तक कोई चीज टिके वही उसकी स्थिति है। अगर कोई व्यक्ति 90 वर्ष तक टिका तो 90 वर्ष उसकी स्थिति कहलाएगी, और 9 महीने टिका तो 9 महीने उसकी स्थिति कहलाएगी। तस्य पर्याय से संबंधिनी या सौ समय घटकादि रूपा स्थिति सा व्यवहार काल संज्ञा भवति न च पर्याय इति अभिप्राय। यानी जो पर्याय संबंधी समय घटिका आदि रूप जो स्थिति है वह व्यवहार काल की संज्ञा पाती है। नहीं, व्यवहार काल की संज्ञा किसको मिलेगी? जो हम उसमें समय जोड़ रहे हैं। ये भाई 10 मिनट के टाइम में इतना परिवर्तन हो गया, है ना, 10 दिन में इतना हो गया, 10 घंटे में इतना हो गया, ये जो हम समय जोड़ रहे हैं ये तो कहलाया व्यवहार काल, है ना। न कि उसकी जो पर्याय बदल रही है उसको हम व्यवहार काल नहीं कहेंगे। पर्याय अलग चीज है और उस पर्याय में जो परिवर्तन जिस समय घटिका आदि के माध्यम से जाना जा रहा है वो अलग चीज है। समझ आया? पर्याय तो पुद्गल का परिणमन है
और उस पर्याय के परिणमन को जिससे नापा जा रहा है वो काल द्रव्य का परिणमन है। समझ रहे? पर्याय उद्गल का परिणमन है और उस पर्याय के परिणमन को जिस काल से नापा जा रहा है वो काल द्रव्य का परिणमन है। तो समय, घड़ी, घंटे आदि ये काल द्रव्य के परिणमन है ना, ये काल द्रव्य की पर्याय है। और नया पुराना होना ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो इस तरह से दोनों की पर्यायों में यह अंतर जानना। यतः एव पर्याय संबंधिनी स्थितिर व्यवहार काल संज्ञाम भजते ततः एव जीव पुद्गल संबंधी परिणामेन पर्यायेण तथैव देशांतर चलन रूपया गोदोहन पाकादि परिस्पंद लक्षण रूपया वा क्रियया तथैव दूरासन्न चलन काल कृत परत्वापरत्वेन च लक्ष्यते ज्ञायते यह सपरिणाम क्रिया परत्वापरत्व लक्षण इति उच्यते। यहां पर व्यवहार काल के बारे में बताया जा रहा है ना। तो यह जो पर्याय संबंधी स्थिति है वह व्यवहार काल की संज्ञा को प्राप्त होती है। पर्याय संबंधी स्थिति यानी उस पर्याय का टिकना, वह पर्याय कितने समय तक टिकती है, इसको व्यवहार काल कहते हैं। समझ आया? पर्याय में परिवर्तन होना व्यवहार काल नहीं है। पर्याय कितने समय तक वैसी टिकी रहती है, कितने समय बाद वो पुरानी या नई होती है, वह जो समय है उसका नाम व्यवहार काल है। तो ये पर्याय संबंधी जो स्थिति है ये व्यवहार काल चूंकि प्राप्त हो जाता है, इसलिए ही जीव पुद्गल संबंधी परिणामों के साथ जो पर्याय बनती है उसके द्वारा भी उसी प्रकार से देशांतर चलन रूपया, अब उसमें क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं के माध्यम से हम उन पर्यायों के परिणामों को जान लेते हैं। यानी इसमें ये परिणमन हुआ है तो परिणमन किससे जाना जाता है? अनेक तरह की क्रियाओं से भी परिणमन जाना जाता है ना। तो वो परिणमन कैसा होता है कि देशांतर में चलन रूप क्रिया के माध्यम से भी परिणमन जाना जाता है। माने एक देश से दूसरे देश में आप चल करके गए, इसको क्या बोलेंगे? देशांतर चलन रूप। बैठ जा सीधे। तो देशांतर चलन रूप का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप कहां से आए है ना, अब महाराज चल करके आए, बॉल खेड़ा से चल करके आए कि दिल्ली से चल करके आए हैं और यहां तक आए। अब आने में महाराज को कितना टाइम लगा है? 1 महीना लगा, 1.5 महीना लगा। ये देशांतर चलन रूप क्रिया के माध्यम से भी समय का ज्ञान किया जाता है ना। तो एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर चल करके आए और महाराज तो वही रहे, चलते भर रहे, तो बदला क्या? केवल एक स्थान से दूसरा स्थान ही बदला। तो उस स्थान को बदलने में टाइम लगा, एकदम से तो नहीं बदल गया। वो जो टाइम लगा वो उस क्रिया के माध्यम से टाइम जानने में आएगा। यानी हम टाइम को कभी भी जानेंगे तो किसी क्रिया के माध्यम से जानेंगे। क्रिया से भी टाइम को जाना जाता है, ये कहने का मतलब है। समझ रहे हैं? जो आपने तत्वार सूत्र में पढ़ रखा है ना, हाँ, परिणाम वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, तो उसको सही ढंग से समझो। वर्तना तो हो गया निश्चय काल का लक्षण, वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। परिणाम क्रियाएं ये व्यवहार काल है। तो परिणाम ये हो गया, महाराज बहुत चल चल करके आए, आप कमजोर से दिख रहे हो हैं, थोड़ा स्वास्थ्य ढीला हो गया क्या? तो ये क्या हो गया?
ये परिणाम में अंतर आ गया। ये परिणमन कुछ तो अंतर पड़ेगा ही, है ना। कुछ आपको कुछ भी परिणमन में अंतर तो दिखाई देगा, तो वो परिणाम हो गया। समझ आया? वो परिणाम भी आपको काल के माध्यम से जानने में आया, क्रिया भी काल के माध्यम से जानने में आई। तो ये सब चीजें हमें काल के माध्यम से जानने में आती हैं। तो काल का परिणमन अलग है और क्रिया आदि हैं, ये पुद्गल और जीव में चल रही हैं, इनका परिणमन अलग है। लेकिन व्यवहार काल हमेशा जीव और पुद्गल के आश्रित रहता है, उसी के द्वारा नापा जाता है, ये कहने का तात्पर्य है ना। तो देशांतर में आने जाने रूप जो क्रियाएं होती हैं उससे भी व्यवहार काल जाना जाता है। इसी तरह से और किससे, गोदोहन पाक आदि परिस्पंद लक्षण रूप भी क्रियाएं होती हैं, है ना। गोदोहन मतलब नहीं 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 नहीं, जैसे आपने गाय का दूध दुहा, है ना। तो अब वो गाय का दूध धोने के बाद में अब आपने उसको रसोई में उपयोग लिया, है ना। तो वो उपयोग जो है वह करने में आपने उस दूध में भी बहुत सारी क्रिया कर ली। क्या बनाया उसका, है कुछ तो बनाया, गरम करेंगे, है ना, या मावा बनाएंगे या दही बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। चाय मत बनाओ, बाकी सब बनाओ। तो जो भी आप उसमें क्रिया करेंगे तो वह भी एक क्रिया है जिसका नाम है परिस्पंदन लक्षण रूप क्रिया, है ना। उसमें भी परिस्पंदन हो रहा है। अब कोई क्रिया होती है देशांतर गमन रूप और कोई क्रिया होती है उसी में ही परिणमन रूप, परिस्पंदन रूप, है ना। जब आपने उसको गर्म किया तो वो खौलने लगा, और उठाया तो खदबद खदबद करने लगा, है ना। तो यही उसका परिस्पंदन है। तो ये भी क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं से भी काल जाना जाता है। देखो भाई, दूध है, आपने दोया, और दोने के बाद में अगर आपने उसको 48 मिनट से ज्यादा ज्यों का त्यों रखा रहा, तो अब जो है उसमें ये क्रिया आ गई कि वो दूध अवक्ष हो गया, क्योंकि उसमें जीव पढ़ने रूप क्रिया पड़ गई, क्रिया आ गई उसमें। समझ आ रहा है? तो ये भी एक परिस्पंदन रूप क्रिया का परिणाम है कि 48 मिनट के बाद में वह दूध अपने आप में जीव सहित हो जाएगा। इसलिए उससे पहले पहले आप उसको छान के गर्म कर लो, तो वो 24 घंटे तक काम आएगा। तो उसकी इस परिस्पंदन रूप क्रिया को हम समय से नाप रहे हैं, है ना। 48 मिनट में उसमें अलग परिस्पंदन हो रहा है, 48 मिनट के बाद अलग तरह का परिस्पंदन हो रहा है, और उसमें जो कुछ भी आप परिणमन करा रहे हैं उसके माध्यम से उसकी परिस्पंदन रूप क्रिया, जैसी चीज आप बनाएंगे, अगर आपने घी बना लिया तो उसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, हाँ, जब तक कि उसकी सुगंध स्मेल वगैरह सब सही रहे तब तक वो भक्ष्य हो गया, खाने योग्य रहा, है ना। अगर आपने उसी का केवल बस दूध का दही बना लिया तो दही की वैलिडिटी अपनी 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं होगी, तो वो भी चली गई। तो हर चीज की परिस्पंदन रूप क्रिया उसके परिणमन पर आधारित होती है, और उसी के माध्यम से वह काल में परिणमन पर्याय के माध्यम से दिखाई देता है ना। तो पर्याय बदल गई तो समझ लो काल बदल गया। तो वह काल जो जाना जाता है इन पर्यायों के परिवर्तन से जाना जाता है, ये यहां कहने का प्रमुख उद्देश्य है ना। सपरिणाम तो एक परिणमन रूप, क्रिया रूप, परत्व अपरत्व माने छोटा बड़ा रूप, है ना। ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये छोटा बड़ा भी हम भेद कब करते हैं, जब काल के माध्यम से इसका जन्म पहले हो गया, है ना, इसका बाद में हुआ, तो वो परत्वापरत्व उसमें हम दोनों का जोड़ लेते हैं। नहीं समझे? छोटा बड़ा तो क्या होता है, जन्म तो सबका हुआ, अब छोटा बड़ा क्यों करना। छोटा बड़ा जो हमने भेद किया, ये आगे पीछे का जो हमने भेद किया, ये काल के माध्यम से हुआ, जबकि परिणमन तो सबका
एक जैसा चल रहा है। अब मान लो दो बच्चे एक साथ जन्म लिए, ट्विंस, है ना, बिल्कुल एक जैसे, तो भी आप उनमें छोटा बड़ा किए बिना नहीं रहते, है ना। अभी कल परसों ही दो ट्विंस लेकर के आया तो इसके नाम रख दो तो अब नाम रखोगे तो पहले किसका, तो ये पहले हुआ, 2 सेकंड पहले हुआ ये बड़ा हो गया, ये 2 सेकंड बाद हुआ ये छोटा हो गया। समझ आ रहा है? जबकि दोनों बिल्कुल सिमिलर है। तो परत्व अपरत्व व्यवहार काल को बताने के लिए होता है और व्यवहार चलाने के लिए भी होता है। तो जितना भी हम ये व्यवहार करते हैं ये सब कालाश्रित व्यवहार होता है ना। इसको यहां इसलिए बताया गया। अब निश्चय कालम आह, अथ द्रव्य रूप निश्चय कालम स्वकीय उपादान रूपेण स्वयमेव परिणममानानां पदार्थानां कुंभकार चक्रस्य अधस्तन शिलावत शीतकाल अध्ययने अग्निवत पदार्थ परिणतेर यत् सहकारित्वं सा वर्तना वंड्यते सैव लक्षणम यस्य स वर्तना लक्षण कालाणुद्रव्य रूपो निश्चय काल इति व्यवहार काल स्वरूपम निश्चय काल स्वरूपम च विज्ञेय। अब व्यवहार काल के स्वरूप को बताने के बाद में निश्चय काल का जब स्वरूप बताया जाता है तो कहते हैं जो अपना उपादान रूप से स्वयं ही परिणमन करने वाला पदार्थ है, उन पदार्थों का जो परिणमन हो रहा है स्वयं ही, वह वर्तना लक्षण कहा जाता है। क्या कहा? देखिए, वर्तना जो हो रही है वह अपने उपादान से होगी। प्रत्येक पदार्थ में आपने पढ़ रखा होगा, हर पदार्थ का लक्षण परिणमन करना है। काल द्रव्य का नहीं है, हर पदार्थ का, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, यहां तक कि आकाश का काल द्रव्य में भी स्वयं में परिणमन होता है। वह किससे होगा? अपने उपादान से होगा। तो अपने उपादान रूप से स्वयं ही परिणमन करने वाले पदार्थों का जो वर्तन होता है, जो उनमें कुछ होता रहता है ना। अब उसको परिणमन ना कह करके उसको क्या कहना? उसको वर्तन कहना। वर्तना, वर्तन नहीं बोल रहा, वर्तन है ना। वर्तन, वर्तन माने कुछ होना, होता रहना बस। परिणमन अलग चीज हो गई और होना अलग चीज हो गई। समझ रहे हैं? जैसे कि पानी है तो पानी पानी की तरह रखा हुआ है, उसमें कुछ मान लो परिणमन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें वर्तना हो रही है, कुछ हो रहा है। तो कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं होती जिसमें कुछ होवे नहीं, होता रहेगा कुछ ना कुछ। इसको क्या बोलते हैं? वर्तना, है ना। वर्तन, प्रवर्तन, होना। होना मतलब है हाँ, कुछ 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 उसमें होते रहना प्रति समय, ये उसका वर्तना कहलाता है। तो इस तरह का जो वर्तन होता है ये हर द्रव्य में अपने उपादान कारण से होता है। हर द्रव्य की अपनी शक्ति है कि वह स्वयं परिणमन करने वाला स्वभाव वाला वह द्रव्य होता है। तो उस द्रव्य में अब परिणमन हो रहा है, तो अब ये द्रव्य क्या कर रहे हैं? काल द्रव्य फिर उसमें क्या कर रहा है जब परिणमन स्वयं अपने उपादान से ही हो रहा है? नहीं समझे? जो लोग केवल उपादान को ही मानते हैं तो वो क्या कहते हैं? देखो, केवल उपादान से ही माने अपने अपने द्रव्य की अपनी अपनी शक्ति से ही परिणमन होता है, निमित्त कुछ नहीं करता। समझ आ रहा है? तो उनके लिए केवल क्या होगा? उपादान शक्ति से कार्य हो रहा है, वो फिर काल द्रव्य को भी पीछे रख देंगे, निमित्त कुछ नहीं करता, क्योंकि काल द्रव्य भी निमित्त है। तो काल द्रव्य भी उस परिणमन में अगर सहायक हो रहा है तो वह परिणमन में सहायक होगा तो उसको निमित्त के रूप में मानना पड़ेगा। तो जो लोग निमित्त नहीं मानते उनसे ये पूछो कि आप काल द्रव्य मानते हो कि नहीं? 6 द्रव्य में से एक काल द्रव्य भी है। नहीं समझे? अगर आपने काल द्रव्य को मान लिया, मान लो आपने निमित्त को मान लिया।
अगर आपने 6 द्रव्यों में 6 द्रव्यों को नहीं माना तो फिर आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, क्योंकि 6 द्रव्यों में जो श्रद्धान करना है उन द्रव्यों का उसी रूप में श्रद्धान करना है जो द्रव्य जिस रूप में कार्य कर रहा है। क्या सुना? ऐसा नहीं है कि 6 द्रव्यों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। 6 द्रव्य जिस रूप में कार्य कर रहे हैं उस तरह के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ये जानना। क्या सुना? हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ काल द्रव्य तो हम मानते हैं, इससे श्रद्धान नहीं होगा, इससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। काल द्रव्य किस रूप में कार्य कर रहा है उसको उसी रूप में जब मानोगे उसका नाम श्रद्धान है, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो हर द्रव्य का परिणमन तो स्वयं हो रहा है भाई। कोई भी जीव जन्म लेगा, धीरे धीरे अपने आप को बड़ा होगा, है ना, अपने आप को बाल से युवावस्था में आएगा, युवा से वृद्ध अवस्था में जाएगा, तो परिणमन तो वो स्वयं कर रहा है। लेकिन फिर काल द्रव्य क्या कर रहा है? तो काल द्रव्य कुछ नहीं करता है। ऐसा अगर मानेंगे तो फिर आपका 6 द्रव्य पे श्रद्धान नहीं कहलाएगा। तो काल द्रव्य क्या है? उसके परिणमन में सहायक है। उसके परिणमन में सहायक रूप में मानना, निमित्त रूप में मानना, यही जो है उस काल द्रव्य का सही श्रद्धान करना है। तो अधिकतर लोग ये समझते हैं कि हमने काल द्रव्य को स्वीकार कर लिया, गाथा पढ़ ली, हमने मान लिया काल द्रव्य 2 रूपों में कहा गया है, व्यवहार निश्चय काल होता है, व्याख्यान कर देंगे, लेकिन निमित्त को नहीं मानेंगे, तो उनको कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। द्रव्य को मानने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, समझ रहे ना? द्रव्य का कार्य जिस रूप में है उसको उसी रूप में स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। क्या समझ में आया? ये तो ऐसा ही होगा कि जैसे आपके घर में मान लो लड़का है ना, 2 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, अब आपके घर में कोई लड़का है, हाँ ठीक है लड़का है, मान तो रहे लड़का तो है। अब उस लड़के का कुछ काम है, वो लड़का हमारे लिए कुछ कर रहा है, वो लड़का कुछ हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, ये नहीं मानेंगे। नहीं समझ में आया? आपने ये तो मान लिया लड़का है, और ये नहीं माना कि वो लड़का हमारे लिए कोई काम कर रहा है, वो बालक हमारे कुछ काम में आ रहा है, घर में कोई पैसा ला रहा है या किसी भी तरीके से कोई सहयोग कर रहा है या कुछ कर रहा है। नहीं, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो हमारे कारण सब हो रहा है। तो उसको मानना भी आपके लिए नहीं रहा। उसकी भी मान्यता जिस रूप में है उसको अगर नहीं मानोगे तो उसका मानना भी आपके लिए मानना नहीं कहलाएगा, वो घर छोड़ के चला जाएगा। ऐसे नाम से मानने से क्या होगा? लड़का है, लड़का है, लड़का तो सभी होते हैं। जब हमारा जो काम है वो आप देख नहीं रहे हो, हमारा काम जिस रूप में है उस रूप में आप मान नहीं रहे हो, तो फिर हमारी मान्यता क्या हुई? इसको इस ढंग से समझो। इसी तरीके से काल द्रव्य को हाँ मान तो रहे हैं, क्या मान रहे हो? एक तरफ कहे जा रहे हो निमित्त कुछ नहीं करता, हर द्रव्य अपनी शक्ति से परिणमन करता है, उपादान शक्ति से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं है, समझ रहे हो? और दूसरी तरफ हम काल द्रव्य को भी मान रहे हैं। फिर क्या मान रहे हो? बस काल द्रव्य है ये मान रहे हो। उस परिणमन में वह सहायक है ये जब तक नहीं कहोगे तब तक काल द्रव्य को मानना नहीं कहलाएगा। आया समझ में? तो कोई भी अपनी उपादान से परिणमन होगा उसमें सहायक तो काल द्रव्य रहेगा ही, ये मान के चलना। तब आपको उपादान और निमित्त दोनों का सही श्रद्धान होगा, तभी काल द्रव्य का सही श्रद्धान कहलाएगा। तो ये सीखो कि काल द्रव्य के श्रद्धान की क्या आवश्यकता है। काम तो आपकी उपादान शक्ति से हो रहा है, हो जाएगा। काल द्रव्य आप पे कोई भी क्लेम नहीं करेगा कि आपने हमको किसी भी तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हमने भी कुछ काम आपके लिए करा है, वो आप पे क्लेम नहीं करेगा कभी। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उसे माने, उसने भी कार्य किया है, सहायक है, तो सहायक के रूप में उसको स्वीकार करें। ये आपका सही श्रद्धान कहलाएगा। कैसे? देखिए उदाहरण दिए जा रहे हैं 2-3 यहां पर। कुंभकार चक्रस्य अधस्तन शिलावत। कुंभकार का चक्का चलता है ना,
चका में डंडा लगा है, कुंभकार चला रहा है, चका घूमता है, डंडे के माध्यम से चलता है, सब जो दिख रहा है उसको तो सब मान रहे हैं, सबने चलाया, लेकिन उसके नीचे भी कुछ लगा है, वो भी देखो। वो चका एक चक्कर भी नहीं लगा पाएगा, चका ही गिर पड़ेगा। अगर उसके नीचे वो नीचे एक कीली लगी होती है, अधस्तन शिला उसको कहते हैं, हाँ उसकी धुरी कहो, अधस्तन शिला उसी को कहते हैं। अगर वो ना लगी हो तो वो चका उस पर घूम ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो वो भी उसमें सहायक है, वो भी उसमें निमित्त है, ये भी मान करके आप चलेंगे तब चका अपने उपादान से चलेगा, कुम्हार अपनी ज्ञान से उसको चलाएगा, लेकिन जो कीली है नीचे वह भी उसके लिए सहयोगी है, जो दिखाई नहीं दे रही है, उसका भी आपको निमित्त के रूप में स्वीकारता रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कार्य कितने कारणों से होता है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हर द्रव्य का परिणमन स्वयं होता है, लेकिन काल द्रव्य उसमें कीली की तरह सहायक रहता है, ये बताया जा रहा है। दूसरा उदाहरण देते हैं, शीतकाल अध्ययने अग्निवत, है ना। अब आप शीतकाल में पढ़ने बैठे और ठंड लग रही है, नहीं समझ में आ रहा, क्लासरूम बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, चारों तरफ से ठंडी हवा आ रही है, पढ़ लोगे? क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए, सेफ्टी चाहिए, थोड़ी सी हीट चाहिए, हीटर चाहिए, हैं? तो ये हीट, हीटर, बंद कमरा, सेफ्टी, ये सब भी आपके अध्ययन में सहायक है, तब आप अध्ययन कर पा रहे हैं। नहीं तो ठंड 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 में ठुठराते रहोगे और जो पढ़ा रहा है उसको भी गाली दोगे, ये कब बंद करेगा, और पढ़ने में भी आपका मन नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? शीतकाल में शीत की तरह, गर्मी में गर्मी की तरह, मान लो गर्मी में आपको धूप में बिठा दें, हैं? कहीं कोई पंखे वंखे नहीं हो, धूप में बिठा दें, तो गर्मी में भी आप नहीं पढ़ सकते। गर्मी में भी आपको अनुकूल वातावरण चाहिए, तो ये वातावरण भी आपके लिए सहयोगी है पढ़ने में, जो यहां आप बैठ पा रहे हो। समझ आ रहा है? इसका भी निमित्त के रूप में स्वीकारता होना, अगर ये नहीं हो तो आप यहां कितनी देर बैठ सकोगे? ये धर्मशाला कैसे बनी, किसने बनवाई, है ना, इसके ईंट पत्थर, जो इसकी उपयोगिता आप कर रहे हो, ये सब भी आपके यहां सुकून से बैठने में निमित्त हैं। इसको भी निमित्त के रूप में स्वीकारना, ये आपकी सही बुद्धि होगी। ये लिखा है कि नहीं? अग्निवत, तो एक ही उदाहरण थोड़ी ना, अग्नि की तरह, ठंड में अग्नि की तरह, तो गर्मी में, है ना, शीत चाहिए, ठंडी चाहिए, तो ये भी आपके लिए उपकारी है। तो हर चीज में जो भी चीजें आपके लिए अनुकूल पड़ रही हैं, यहां तक कि आपको बैठने के लिए सीट चाहिए, बुक रखने के लिए टेबल चाहिए, स्टैंड चाहिए, अच्छी बुक चाहिए, कोई फटी फटाई किताब दे दे तो भी नहीं पढ़ोगे आप। नहीं समझ में आया? अच्छी वाली बुक लाओ, ये फटी फटाई से नहीं पढ़ेंगे। तो आपके लिए वो बुक भी उपकारी होती है, जिसके देख करके आपको मन लगता है, हाँ इसको पढ़ना है, देखना है ना। ये सब निमित्त हैं, तो इसलिए इन सबको सहायक मान के चलो। तीसरा और उदाहरण देते हैं, यही शीतकाल अध्ययने अग्निवत पदार्थ परिणतेर यत सहकारित्वम सा वर्तना। ये सब पदार्थ के परिणमन में जो सहकारी हैं, जो सहकारी पना है, इसी का नाम वर्तना कहा जाता है। यानी पदार्थ के परिणमन में जो जो सहकारी हो रहे हैं, यह सहकारी पने को स्वीकार करते हुए जो पदार्थ का परिणमन हो रहा है, उसको हम वर्तना कहते हैं। ये कहने का मतलब है ना। तो आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, ये तो आपके अपने उपादान से हो रही है, लेकिन जो आपको यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है, यानी कि माइक भी आपके लिए उपयोगी है अगर देखा जाए तो। समझ आ रहा है ना? केवल बोलने वाला ही नहीं हाँ, क्योंकि उसकी आवाज अगर कान में बिल्कुल अच्छी ना पहुंचे माइक के माध्यम से, तो आपको सुनने की भी इच्छा नहीं हो, बैठने की भी इच्छा नहीं हो, भाई गड़गड़ा ज्यादा हो रही है, आवाज बात को समझ में नहीं आ रही है, चलो चलते हैं। तो आपको 1 घंटे तक शांति से सुनाने में कितनी चीजें उपयोगी होती हैं,
कितनी व्यवस्था बनती है। आप सामने बैठे हुए ऑफलाइन की व्यवस्था है और ऑनलाइन की व्यवस्था अलग चलती रहती है। वो भी सब क्या है, निमित्त है, सब सहयोगी हैं। इन सबको उसी रूप में सहकारी मानना, ये आपका सही ज्ञान कहलाएगा। ठीक है ना। इस तरह से निश्चय काल का और व्यवहार काल का स्वरूप जानना चाहिए। इतना ही पर्याप्त।